कि आरईओ की प्रिपरेशन कितने दिन में की जा सकती है। और आप स्पेशली आरईओ को टारगेट करके पढ़ रहे थे कि आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और ये सिटी में आपने टॉप 10 में स्कोर किया। अभी उपार्जन का जो पेपर ही हुआ है पिछले वर्ष, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर आपने किया। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद से तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्या रेफरेंस देंगे, कहाँ से कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कोचिंग करना ज़रूरी है कि नहीं है? सर, मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ सारे कोचिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करने का कितना बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में? नमस्कार साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, 2017 में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर हुआ था। उसके बाद 6 वर्षों बाद 2023 में ये पेपर हुआ और इस पेपर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में टॉप 10th रैंक में हमारे सीनियर रिस्पेक्टेड गेंदलाल वर्मा सर ने 10th रैंक स्कोर किया है। आउट ऑफ 178 मार्क्स सर ने स्कोर किया है और ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम सर से मिलाएंगे और सर से जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे उन्होंने तैयारी की थी, और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद अखिल, धन्यवाद आप सभी को धन्यवाद। एंड हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि अखिल ने बताया कि जो CGREO का एग्ज़ाम हुआ वो अभी जस्ट कंडक्ट हुआ है और लास्ट 15 फरवरी को इसका जो है रिज़ल्ट जारी हुआ है व्यापम के द्वारा। और इसमें उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने सक्सेस प्राप्त किया, उन सभी को शुभकामनाएं। और जिन्होंने इस एग्ज़ाम में जिनको सफलता नहीं मिल पाई है, वो सभी हताश और उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले समय में उनको अवसर जो है और मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज़ गेंदलाल वर्मा, प्रेसिडेंट BTC कार्स बिलासपुर। अभी जो मैं हूँ MSc एग्रोनॉमी बिलासपुर कॉलेज से ही कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अभी जो रिज़ल्ट आया व्यापम का, उसमें मेरा जो रैंक रहा वो 10th रैंक रहा आउट, और जो मेरा मार्क्स था वो 78 था आउट ऑफ द 100। अभी आपका जो है सिटी जब एग्ज़ाम हुआ था आपका, सिटी में आपने टॉप 10 में स्कोर किया। अभी उपार्जन का जो पेपर ही हुआ है पिछले वर्ष, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर आपने किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके एजुकेशनल जो है एकेडमिक को बहुत ही अच्छा एकेडमिक रहा, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी आप वर्तमान में साई कृषि कोचिंग बिलासपुर में एग्रीकल्चर टीचर में पढ़ा रहे हैं, अभी आप PAT की तैयारी करा रहे हैं, REO की भी तैयारी करा रहे हैं। तो आपको एग्रीकल्चर जब आप पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, तो कितना बेनिफिट इसका आपको मिला वहाँ पे? हाँ, ये तो बेनिफिट रहता है कि यदि आप उन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जिनकी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे अखिल ने बताया कि हम अभी क्या है साई कृषि बिलासपुर में अभी पढ़ा रहे हैं PAT वाले बच्चों को, तो इसका बेनिफिट जो है हमको मिलता है। बेनिफिट ऐसा है कि वो जो बातें हैं एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज, वो तो हम वहाँ पर पढ़ाते भी हैं, साथ ही साथ वो जो नॉलेज है वो हमारे माइंड में स्टोर होते रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो नॉलेज है वो बूस्ट होते रहता है। तो ये तो बेनिफिट हमको मिल जाता है कि हम टीचर हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप अपना जो बेसिक नॉलेज है, जैसे BSc लेवल से तैयारी अच्छे से करोगे और नॉलेज को क्लियर रखोगे कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में है क्या, है ना, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही क्या होता है, एग्ज़ाम को क्लियर करने का बेस होता है। वो नॉलेज यदि आपका सही है तो कितने भी एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो आप उसको 1 सप्ताह में भी क्लियर कर सकते हो और 1 दिन में भी कर सकते हो, यदि आपकी नॉलेज पहले से करेक्टेड रहेगी तो। और यदि आप जब एग्ज़ाम आएगा उस समय स्टार्ट करना चाहोगे तो फिर वो प्रयास जो है ना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो सभी बच्चों से यही रहेगा कि आप अपना नॉलेज बेसिक से ही रखो। यस सर। ठीक है सर, जैसा कि मोस्टली बच्चे क्या है कोचिंग की तैयारी करते, कोचिंग में जाते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं। आप कोचिंग पढ़ा भी रहे थे, कोचिंग जा रहे थे और साथ में MSc फाइनल ईयर में है, आपका थीसिस का काम MSc भी कंप्लीट कर रहे थे। तो वो तैयारी आप कैसे टाइम मैनेजमेंट किए उसके? देखो, एक तो रहता है कि आप स्ट्रगल करना सीख जाओ। पहला तो ये है कि आप अपने माइंड में वो स्टोर कर लो कि हमको मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो वो जो समय है ना वो मैनेज हो जाता है। यदि आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, प्रयत्न शुरुआत नहीं करोगे, तो फिर वो मैनेज करना मुश्किल रहता है। तो प्रॉब्लम तो रहती है कि हम अपना शेड्यूलिंग को थोड़ा सा मैनेज करने में, बट बेनिफिट ये भी है कि MSc करने से जो नॉलेज है ना वो इंक्रीज़ होता है। और साथ ही साथ हमने तो अपना टाइम शेड्यूलिंग पहले से फिक्स कर रखा है कि हमको जो है, जैसे मेरी बात करिए तो 8 घंटा हमको सोना है, 8 घंटा हमारा स्टडी में देना है और 8 घंटा जो है हमको अपने स्पोर्ट में और जो दूसरे एक्टिविटीज़ है उसमें देना है। ये ऐसा शेड्यूल इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी है वो। और बात रहेगी तो कॉलेज की, तो कॉलेज का तो टाइम तो आपको पता ही है।
और हमारा जो कोचिंग टाइमिंग जो रहता था वो मॉर्निंग में रहता है, मॉर्निंग में हो गया या फिर इंग्लिश इवनिंग में हो गया। तो इस समय मैनेज करना थोड़ा सा हमको ज़्यादा आसान रहता है। साथ ही साथ हम जब अपने कॉलेज से हम छुट्टी लेकर चले जाते हैं, उसके बाद हम अपने रूम में फिर उनको रिवाइज़ करते हैं जो हमने आज पढ़ाई किया, है ना। ये सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम हुए, जैसे उपार्जन हो गया, सीईटी हो गया, आरईओ था, आरएचओ था, उसका कितना बड़ा रोल रहा अभी आरईओ की एग्ज़ाम में? हाँ, ये तो रहता है यार। आप एग्ज़ाम कोई से भी दे, एग्ज़ाम के लिए 2 बेसिक शेड्यूल होती है ना। बेसिक शेड्यूल ये है कि आप तैयारी किस लेवल तक कर रहे हो और उस तैयारी के लिए आपका कंटेंट क्या है। सही राह पे यदि आप प्रयास करोगे, सही चीज़ों को पढ़ोगे तो उसका जो है रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा ये है कि क्वेश्चन पेपर देखने से बेनिफिट ये होता है कि हमारे एग्ज़ाम का जो लेवल है वो क्या है। यस सर। हाँ ना, क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, और क्वेश्चन देखने से ये भी बेनिफिट है कि उसका लैंग्वेज समझ आता है ना। बहुत सारे बच्चे ये रहते हैं कि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग बेसिस पे हो जाते हैं, तो वो रीजनिंग बेसिस का नॉलेज कब मिलेगा, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे। दूसरा ये होता है कि आप जैसे बहुत सारे के क्वेश्चन पेपर को देख लिए तो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है कि कोचिंग करना ज़रूरी है कि नहीं है? कोचिंग करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यदि आप शुरुआती दौर पे हैं, है ना, तो उस समय कोचिंग कर सकते हो। लेकिन अपना नॉलेज यदि आप पहले से ही यूजी लेवल से अपना पढ़ाई बढ़िया तरीके से रखे हो तो कोचिंग करना तो एसेंशियल नहीं है ना। क्योंकि कोचिंग में आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपने यूजी में पढ़ा। यस सर। और यूजी में पहले से ही पढ़ के रहोगे तो वो आपको बाद में फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पहले से प्रयास है, तैयारी है, तो कोचिंग ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हो, यस सर, शुरुआती दौर में हो, तो उस समय आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। सर अगर जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद से तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्या रेफरेंस देंगे, कहाँ से कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? बुक की बात करेंगे यार, तो देखो होता क्या है कि यदि आप एमएससी कर रहे हैं तो आपके पास तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके नॉलेज तो होंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए है ना, एग्रीकल्चर की, उसके लिए एक बढ़िया सा बुक है एसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर का। इसके राइटर जो है नारायण नागरे हैं, और ये बुक जो है ना अभी तक मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें बेस्ट बुक रहा, एसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर का। दूसरा तो सभी का बेसिक रहता है, नेमराज सुंडा पढ़ना ही पढ़ना है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए एसआर कांतवा उठा लो, एसआर कांतवा जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ हमारे जो मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में क्या है कि एग्रोनॉमी और आपका सॉइल साइंस हो गया और हॉर्टिकल्चर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा रहते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो एग्रोनॉमी के लिए आप ले सकते हैं आर.एस. मीना का, है ना, आर.एस. मीना का जो बुक है। दूसरा हॉर्टिकल्चर के लिए इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर शॉर्ट में दिया है बढ़िया, तो वो कर सकते हो। C.N. गुप्ता जो है उनके राइटर हैं। और सॉइल साइंस की बात करूँगा तो सॉइल एंड ट्रीटाइज एक बुक है। बाकी एग्रीकल्चर के लिए नेमराज सुंडा और आपका एसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर काफ़ी है। ओके सर, मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ सारी कोचिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं और MC की सॉल्व करने का कितना बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यार, है ना। आप जो पढ़ रहे हो क्या वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, क्या वो एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए सफिशिएंट हो पाएगा? तो इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, है ना। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैंने एक चीज़ देखा कि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आप जो आंसर उसमें करेक्ट कर पाए, सही कर पाए, वो आपको याद नहीं रहेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत करके आया मॉक टेस्ट में, वो आपको डेफिनेटली याद रहेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने गलत किया था, तो वो मेन एग्जाम फिर गलती नहीं होगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्फ इवोल्यूशन के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कि हम किस लेवल तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, चाहे वो किसी कोचिंग संस्थान का हो, चाहे आपके सोशल मीडिया का कोई सा भी चैनल हो, वो देते रहो। सर एक मेजर डाउट ये भी है कि आरईओ की प्रिपरेशन कितने दिन में की जा सकती है और आपने कितने दिन में मैंने पहले ही बताया ना कि एग्ज़ाम जो है वो एक दिन में भी निकल सकता है और साल भर भी लग सकता है। आपकी यूजी लेवल से तैयारी अच्छे से आप सिंसियर रहे होंगे, तो यूजी लेवल से यदि तैयारी बढ़िया है तो आप एग्ज़ाम में ज़रूरत ही नहीं है ऐसा पढ़ने की, है ना, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज ही आपका एग्ज़ाम निकाल देगा। और आप जो है मान लीजिए कि पढ़ाई को एक साल ब्रेक कर दिए, रोक दिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको साल भर लग जाएगा, है ना। और ये भी है कि आपके एग्ज़ाम का टाइप क्या है। एग्रीकल्चर है
कि बहुत सारे एग्जाम से एफओ की बात करेंगे तो उसमें क्या रहता है, आपका प्री भी रहता है, मेंस भी रहता है। प्री में दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं तो उसकी तैयारी करना पड़ता है। बात करें आरईओ की, तो मैंने तो कोई ऐसा बेसिक शेड्यूल वो फिक्स नहीं किया कि हमको 1 महीने ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा तो थीसिस चल ही रहा है, तो हम थीसिस में समय देते हैं, कोचिंग में समय देते हैं, प्लस तैयारी में भी देते हैं। तो ऐसा करके हमको इसका जो एक्चुअल जो टाइम पीरियड लगा वो 2 महीने का लगा, मतलब अपने को रिवाइज़ करने में 2 महीने का समय लग गया। तो ये था रिवीजन का। एक डाउट ये भी है सर, आप स्पेशली आरईओ को टारगेट करके पढ़ रहे थे कि आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? और ये आरईओ को तो हमने टारगेट नहीं किया था। हम तो क्या थे कि जब सीटी के टाइम पे था तो हमारा वहाँ भी अच्छा रैंक था, बट हमारा उस टाइम का जो तैयारी था वो जेआरएफ के लिए था, जेआरएफ एग्रोनॉमी। तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया था, बट हमने प्रीफर किया स्टेट, है ना, स्टेट कॉलेज को। और उसके बाद जैसे हम एमएससी में आए तो अभी हमारा जो फोकस रहा वो हमारा नेट पे है कि हम नेट को क्लियर करेंगे, उसके बाद एआरएस देंगे, ये था। लेकिन क्या है कि जॉब होता है यार, गवर्नमेंट जॉब है तो आप उसमें एक स्टेबिलिटी मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, इस वजह से इसका तैयारी तो ज़रूरी है ना। तो मेजर फोकस तो नेट और जेआर उसमें था, एसआरएफ हो गया और आपका एआरएस हो गया। बाकी ये आया तो इसमें हमने 2 महीना समय दे दिया। और सर ये इतनी बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में, ये पहली इतनी बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट जॉब, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे माता पिता, है ना, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के बगैर तो हम यहाँ तक आ नहीं सकते। सेकेंड, हम प्रायोरिटी देंगे अपने प्रोफेसर्स को, हमारे डीन सर डॉक्टर आर.के. तिवारी सर जिन्होंने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे मेजर एडवाइज़र डॉक्टर जे.आर. पटेल सर जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, इस एग्ज़ाम के पीरियड में हमको सपोर्ट किया, पढ़ने का समय दिया, और बाकी जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन सभी को धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे सीनियर का सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो हमको गलतियों को बताते हैं कि आप इस राह पे गलतियाँ करेंगे, ठीक है। और बैचमेट्स हो गए, हमारे बैचमेट तो सपोर्ट करते ही रहते हैं, क्योंकि अभी तो साथ उन्हीं का है, अभी तो साथ जो है बैचमेट का ही रहता है। तो ये था हमारा, और मेजर तो हमारे माता पिता को सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो को कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये स्ट्रेटजी वीडियो सर का आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो सीजी एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी कर रहे हैं